हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। ये पॉलिटी का टॉपिक है। जो लास्ट टॉपिक हमने पॉलिटी में पढ़े थे वो था आपका संघ की कार्यपालिका, उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में। इसमें भी पीडीएफ वो लगा हुआ, तो देख लीजिए ऊपर में आपको ये पूरा पीडीएफ दिख जाएगा। आपको पता है 52 से 78 तक में पूरी संघ की कार्यपालिका है। ये हमने काटा था उस दिन, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका संविधान का जो क्या है भाग 5 52 से 78 संघ के कार्यपालिका के बारे में पूरा क्या वर्णन मिलता है, ठीक। और उसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी सबसे मिलकर क्या बना हुआ, संघ की कार्यपालिका पूरा बना हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक वैसे कवर हो चुका था, छोटा सा वीडियो था 4-5 मिनट का, देख लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक। पहला टॉपिक है, उसका नाम है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है इसमें कार्यपालिका में, उसके बाद फिर आपको अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है, ठीक। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो 52 से 78 में पूरा कार्यपालिका के बारे में पढ़ना। उसमें से 52 जो आर्टिकल है, पहला ही आर्टिकल किसके संदर्भ में है, तो यह है संदर्भ किसके लिए, तो यह है राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ये संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति को दी गई है। तो संघ का जो पूरा कार्यपालिका शक्ति का अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। और भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष भी क्या होता है, तो राष्ट्रपति होता है। उसका जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। एक ऐसे समझिएगा, तो सरकार का जो प्रमुख है, जो संघ का सरकार का प्रमुख है वो क्या कहलाया जाएगा आपको, तो राष्ट्रपति कहलाएगा, ठीक है। या फिर आपको कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति कह लीजिए, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। और उसके बाद संघ सरकार का जो प्रमुख है उसका प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ठीक है। उस संदर्भ में आप बात कर सकते हैं उसको, ठीक। अगला है आपका राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उस सब के बारे में पढ़ना। तो पहला जो अनुच्छेद है उसमें ये क्या कहता है, कि ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद का प्रावधान, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 इसमें क्या है, तो इसमें मिल जाएगा आपको, अनुच्छेद 53 में आपको मिल जाएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और उसका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 52 पद 53 में इसके कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा और उसका प्रयोग के संबंध में चर्चा है। तो चर्चा में क्या है कि या तो स्वयं कर ले या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ का मतलब था जो किसी के नीचे काम कर रहा हो, ठीक। से ए और बी है, मान लीजिए हायरार्की के रूप में, तो बी जो है ये ए का अधीनस्थ कह सकते हैं, इसके रूप में, का नीचे के रूप में काम कर रहा होता है, ठीक। तो अपने किसी अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है या स्वयं कर सकता है, इसके बारे में 53 में चर्चा है, ठीक। अगला है आपका अनुच्छेद 54 और उसमें क्या है, तो इसमें है आपका ये राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख मिलेगा। तो निर्वाचन संबंधित उल्लेख मिलेगा, ठीक है। और इसमें खासकर आपको किसके बारे में, तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे उसके संबंध में चर्चा आपको यहाँ पे है, किसमें, आर्टिकल 54 में, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं उसके संदर्भ में चर्चा है। कौन कौन लिखते हैं इसको, पूरे को बोलते हैं एक साथ इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। समझिए क्या क्या है। तो पहला हो जाएगा आपको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये जाएगा पहला पॉइंट, ठीक। निर्वाचित सदस्य का मतलब ये होता है कि देखो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वैसे तो अब लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य करने का प्रावधान था, ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था, इसको समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो इसे समाप्त किया गया है 104th CAA 2019 के द्वारा, ठीक है। 2019 के द्वारा क्या किया गया है, समाप्त किया गया है, किसको, लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान को, ठीक। ठीक, अगला आपका राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 54 में। मतलब ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा राज्य का विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब बोले सर फिर से यहाँ पे निर्वाचित सदस्य क्यों लिखा हुआ है, तो क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल को एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार था, जो कि फिर से समाप्त हो गया है। तो अब इस बात का उतना मतलब बनता नहीं है, ठीक। पर फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।
निर्वाचित सदस्य रहता है, मनोनीत सदस्य नहीं रहता। उसके पीछे रीजन ये है कि मनोनीत सदस्य होने में यह है कि एक भावनात्मक जुड़ाव रहेगा राष्ट्रपति के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो राज्यसभा में अधिकतर मनोनीत वही करते हैं, ठीक है। लोकसभा में मनोनीत वही करते थे, अब नहीं करते हैं लोकसभा में मनोनीत, पर राज्यसभा में करते हैं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव, इसलिए वो वोट उन्हीं को करेंगे, इससे बचने के लिए कि भाई इस तरीके से नहीं देना है वोट, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। अभी केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा 8 है, उसमें से 8 में से 3 के पास क्या है, ये लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेजिस्लेचर आपको 3 के पास मिलेगा। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधानमंडल। विधानमंडल किसके पास है, 3 के पास है। कौन कौन सा, तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक। ये प्रावधान जब लिखा गया था तो पहले तो स्टेट के रूप में था जम्मू कश्मीर, तो उसको तो स्टेट के रूप में ऐड किया ही गया था, और बाद में चूंकि बदल गया है तो उसके बाद ये आपको एडिशन देखने को मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लीजिए, ठीक। अब चूँकि इस बार वहाँ पे विधानसभा का ये निर्माण हुआ है, ठीक है, और उसका चुनाव वगैरह हुआ है इस बार, तो वहाँ से फिर से लोग आएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पूरा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके हो जाएगा आपका विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें आप एक और जोड़ कर सकते हैं, चूँकि अब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें JNK भी जोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक। तो इस तरीके से पूरा को एक साथ बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक। निर्वाचक मंडल बोलते हैं इसको हिंदी में। दिल्ली और पुडुचेरी के पास विधायिका या विधानसभा क्षेत्र है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। बाकी केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं है, तो उसके लिए हम बात ही नहीं करेंगे, इसके पास उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की चर्चा है। देखिए पूरा जो निर्वाचन समझने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का समय देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इस वीडियो में पॉसिबल है नहीं, और आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको जरूरत भी नहीं पड़ता उस तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल, ठीक। इवन की BPSC तक जरूरत नहीं पड़ता कि भाई निर्वाचन को पूरा एकदम डिटेल से समझा जाए, जितनी बातें हैं उतना समझ लीजिए, बाकी आपका काम इसी से हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की चर्चा है, ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, ठीक, और एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इन भारी भरकम बातों का मतलब ये है कि हमारे भारत में निर्वाचन से संबंधित 2 प्रक्रियाएं आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। एक प्रक्रिया का नाम है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। हमारे देश में निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में आपको प्रावधान क्या है, तो उसमें पहला प्रावधान है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, और एक है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, इसका हिंदी भी यही होता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। समझ, इसका सामान्य मतलब ये है कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति क्या होगा, विजेता घोषित होगा, ठीक है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति क्या बनेगा, विजेता बनेगा। इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए कि A और B 2 कैंडिडेट है, एक मिनट इसको हटाते हैं यहाँ से, यहीं पे लिखते हैं। A और B 2 कैंडिडेट है, ठीक। अब B को मिल गया है 100 वोट और A को मिला है 90 वोट, तो जाहिर सी बात है कि B जीत जाएगा, A हार जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इवन उसके बाद जो आपको पंचायती स्तर का चुनाव होता है, उन सब में आपको देखने को मिलेगा क्या कि इसमें आपको फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का प्रयोग करा गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसकी बात करेंगे आप तो ये इसका प्रयोग ज़्यादातर आपको राज्यसभा के चुनाव में, फिर आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ठीक, और ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो है ही। मतदान कैसे होता है, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है, तो इसको हटाते हैं। 2 बात समझ गए कि हमारे भारत में निर्वाचन व्यवस्था का 2 स्वरूप देखने को मिलता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको हिंदी में फर्स्ट पास्ट पोस्ट ही कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अब ये जो है आपको यहाँ पे, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा क्या होता है, आपको अंतर चुनाव होता है, ठीक। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन किसी को बताया नहीं जाएगा, उस तरीके से पूरा गुप्त होगा। जैसे हम लोग भी देख के आते हैं, जैसे अब कभी आप विधानसभा का चुनाव में जाते होंगे मतदान करने के लिए, लोकसभा के चुनाव में मतदान किए होंगे, तो उस संदर्भ में आप जानते होंगे, ठीक है। एकल संक्रमणीय क्या होता है, फिर समानुपातिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं, ठीक। इसमें होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 4 कैंडिडेट हैं, ठीक,
ABCD करके 4 कैंडिडेट को बना लेते हैं। ABCD 4 कैंडिडेट हैं। सामान्य चुनावों में यदि आप लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे आप करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहले व्यक्ति यहाँ पे, ठीक, दूसरा व्यक्ति कोई हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं। तो सामान्य चुनाव में जाएगा तो आप एक जो पहला व्यक्ति वो क्या करेगा, इसको मान चलिए इसको B को वोट देने का मन है तो ये B पे टिक करेगा और वापस आ जाएगा, ठीक। और ये दूसरा व्यक्ति किसी को मन करेगा भाई नहीं हमको C को देना है, C नाम के व्यक्ति को देना, तो दूसरा टिक करेगा जाएगा। तीसरे वाले को लगेगा कि A वाले व्यक्ति को देना है तो वो देगा, वो आ जाएगा, ठीक। पर यदि मान लीजिए कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला चुनाव है, तो उसमें क्या स्थिति होता है, ठीक। इसमें स्थिति ये है कि एक जो ये व्यक्ति वोट देने गया था, ठीक है, इसको इन सबको वोट करना है, किसी एक को नहीं। हम लोग जो वोटिंग करते हैं विधानसभा का हो, जैसे MLA को चुनना हो, या फिर पंचायती स्तर का चुनाव हो, या फिर हमारा लोकसभा का चुनाव हो, उस समय क्या होता है हम लोग किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, पर यहाँ पे सबको चुनना है, पर प्रेफरेंस के बेस पे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि इस एक आदमी को लग रहा था कि जो A नाम का व्यक्ति है ना बहुत सही है, ठीक है, तो इसको रख दिया ये 1 नंबर में, ठीक। इसका कहना यह है कि हम यदि बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले A को बनाएंगे। यदि A वाला व्यक्ति नहीं जीत रहा होगा तो मेरा वोट किसको जाएगा, तो दूसरे नंबर पे रख दिया C को, ठीक है। D को रख दिया आपको तीसरे नंबर पे और B को रख दिया चौथे नंबर पे। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति A नाम पहले वोटिंग इसको किए हैं, A को किए हैं। A यदि नहीं जीतेगा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो हमारा दूसरा वोट किसको जाएगा, तो हमारा जाएगा C को, ठीक। और ये C भी नहीं जीत रहा तो मेरा तीसरा वोट इसको है, उसके बाद फोर्थ में ये है, ठीक। वैसा तो अंतर क्या हुआ कि आपको वोटिंग सबको करना है, किसको करना है, सबको वोटिंग करना है इसमें, ठीक, वैसा बात है। तो वोटिंग आपको सबको करना होता है इसमें। दूसरा आपका ये है इसमें कि 2 नंबर वाला व्यक्ति मान लीजिए जाता है तो क्या करेगा, इसको रखेगा 3 पे A को, इसको रखेगा 1 पे, इसको रखेगा 2 पे, इसको रखेगा 4 पे, ठीक। इस तरीके से 3 नंबर वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसको रख देगा 4 पे, इसको रख देगा 2 पे, इसको 1 पे, इसको 3 पे, ठीक। इस तरीके से कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। इस व्यक्ति को बस दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई हम इस 3 नंबर वाला जो क्या कह रहा है कि हम सबसे पहला वोट देंगे किसको, C को, A वाला व्यक्ति को जितना चाहिए, ठीक। यदि ये व्यक्ति नहीं जीत रहा है तो मेरा वोट दूसरा जाएगा किसको, तो B को जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस बेसिकली ये अपना साझा किया, ठीक है, कि पहला मेरा वोट जाएगा A को, पर A नहीं जीत रहा तो हमारा दूसरा वोट जाएगा, मतलब जो वोट जाएगा वो 2 को जाएगा, ठीक है। और यदि दूसरा भी नहीं जीत रहा तो हमारा तीसरे नंबर पे कौन, D को वोट जाएगा, और चौथे नंबर पे हमारा जाएगा वोट A को, ठीक। इस तरीके से प्रेफरेंस के बेस पे, मतलब आपको वोटिंग किसी एक को नहीं करना, सबको करना है प्रेफरेंस के बेस पे कि पहले आप किसको रखना चाहते हैं। यदि ये नहीं जीत रहा तो आपका वोट किसको देंगे, ठीक। तो इस तरीके से नंबर के बेस पे सजाया गया है, ठीक, वैसा मामला है। तो इसको बोलते हैं समानुपातिक, कि आपको प्रोपोर्शनल वे में क्या होता है, वोटिंग करना होता है, ठीक है। और सिंगल ट्रांसफरेबल का वोट का मतलब क्या है कि काउंटिंग होता है, कोटा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। कोटा के बाद काउंटिंग हो, काउंटिंग होने के बाद यदि कोई व्यक्ति इसमें से नहीं जीत रहा होगा तो उसका वोट क्या होगा, अगले बार में ट्रांसफर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट इतना सा समझिएगा, बस इतना ही, ठीक है। आपको बस याद रखना है एकल संक्रमणीय और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इतना ही ध्यान रखिएगा, काफ़ी आपके लिए। डन। अगला है आपका राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करता है। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक। मतलब जब भी कोई विवाद होगा तो उसमें करेगा। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद नियुक्ति हो गया, राष्ट्रपति जी बन गए, ठीक है। नियुक्ति कहना ठीक नहीं पर ठीक है, राष्ट्रपति बन गए, ठीक। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन कह लीजिए, निर्वाचन सिख शब्द है यहाँ पे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि निर्वाचन ही हुआ, ठीक है, निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको यदि बाद में अवैध घोषित किया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, किसी व्यक्ति को 1 महीने बाद ऐसा लगा कि यहाँ जो चुनाव हुआ था वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, ठीक। और उसने कहीं पे केस कर दिया, कहीं पे केस कहाँ करेगा, तो न्यायालय में ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट में करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस किया और अंतर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इसके संदर्भों में, ठीक। जब सुनवाई हुआ तो पता चला कि भाई साहब ये जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया हुई थी वो बहुत वैध तरीके से नहीं हुआ था, अवैध निर्वाचन था वो, ठीक। और अंतर सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि अवैध घोषित कर दिया उसको निर्वाचन को, ठीक है, फैसला दे दिया। और जब अवैध हो गया तो जीता हुआ जो व्यक्ति वो तो राष्ट्रपति रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे एक बात कहा गया है कि यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई बन जाता है, ठीक है, उसके बाद उसके निर्वाचन को अवैध माना जाता है, तो उस दौरान वो व्यक्ति जो काम करा होगा वो काम अवैध नहीं होगा, व्यक्ति पद से हट जाएगा, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि आप निर्वाचन मैंने 6 महीना तक पद पे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, 6 महीने तक आप कहाँ पे रहे हैं, 6 महीने तक आप पद पे रहे हैं, ठीक है, 6 महीना तक पद पे रहे हैं और इस दौरान कुछ ना कुछ काम किए होंगे, पर 6 महीने बाद आपके ऊपर क्या हुआ, जजमेंट आया कि भाई साहब आपका जो निर्वाचन था वो गलत तरीके से हुआ था, तो अंत आपको हटना पड़ेगा और फिर आप हट जाते हैं, तो 6 महीना के अंदर में आप जो भी काम किए होंगे वो अवैध घोषित नहीं होगा, निर्वाचन आपका अवैध घोषित हुआ है और अंत आप पद से हट जाएंगे, ठीक, वैसा ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ये कि अनुच्छेद 56 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पद धारण करने की अवधि के बारे में चर्चा है। तो कितने वर्षों तक रहते हैं, तो ये 5 वर्षों तक रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्षों तक रहते हैं, 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति समय समाप्ति के बाद ही पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, उस तब तक बने रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। सवाल बहुत बनता है, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ये सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। मतलब 5 वर्ष समान अवधि है, ठीक, उससे पहले भी हट सकते हैं, ठीक, या उसके बाद भी रह सकते हैं 5 वर्ष के बाद भी, जब तक क्योंकि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। समय से पूर्व उनको यदि अपने से खुद से हटना है त्यागपत्र देके, तो त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद ये पद पे हटाने की प्रक्रिया में क्या है, आप आगे पढ़िएगा, रिक्तता की स्थिति, ठीक, उसमें है महाभियोग, और अगर उन पर लाया जाएगा तो उसके द्वारा भी हट जाएंगे वो, ठीक, वैसा, ठीक। अब अगला जो आपका बात है उसमें यह है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 57 में, ठीक। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में चर्चा कहाँ पे है, अनुच्छेद 57 में, 57 में। इसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में चर्चा है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार लिए 2 बार ही निर्वाचित होता है, उससे बार नहीं होता, ठीक है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होगा और भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, और एक से अधिक बार मतलब कितनी बार भी हो सकता है, ठीक, पर अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार ही बनेगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा ये बात। अनुच्छेद 58 में क्या था, इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में चर्चा है, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, ठीक, या प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे पॉइंट गलत नहीं है, पॉइंट कहने का मतलब कि इसी पॉइंट का हिस्सा है ये वाला पूरा, ठीक है। संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। लाभ का पद का मतलब क्या होता है कि आपको किसी तरीके का कोई सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा। अब बात समझना कि लाभ का पद कौन सा नहीं होता है, तो ठीक है, यदि आप मान लीजिए कि एमएलए हैं, ठीक है, आप एमएलए हैं, एमपी हैं, या फिर स्टेट के स्तर पे या केंद्र के स्तर पे आप मिनिस्टर हैं, ठीक है, इवन कि आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, आप आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर प्रेसिडेंट है, तो इन सब पद को क्या है, लाभ का पद नहीं माना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब पद लाभ का पद नहीं है। विधान परिषद के भी सदस्य वगैरह हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो लाभ के पद पे आप नहीं आते हैं, ठीक है। लाभ का पद का मतलब है कि ज़्यादातर जो नियुक्ति प्रक्रिया वाला, आप तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से, एग्जाम वगैरह के माध्यम से जो लोग बैठते हैं कहीं पे भी, ठीक है, जैसे एक शिक्षक क्या है, लाभ का पद है, ठीक है, यदि आप सरकारी शिक्षक है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरकारी शिक्षक क्या लाभ का पद है। अभी मैंने आपको कोई भी चुनाव लड़ना हो, ठीक है, पंचायती स्तर का भी चुनाव लड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा पहले, ठीक है, और अंतर रिजाइन करने के बाद भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाभ का पद है और लाभ का पद पहले बैठे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सब लाभ का पद नहीं होता, इस पर रहते हुए आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि व्यक्ति एमएलए है, ठीक, और ऐसी संभावना बना, ठीक है, जीवन में किस्मत कभी बदल सकता है, ठीक है, संभावना बना कि आपको राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा, ठीक है, किसी पार्टी ने आपको खड़ा करवा दिया और अंत राष्ट्रपति के रूप में खड़ा होगा, ठीक। एमएलए रहते हुए आप खड़ा हो सकते हैं क्योंकि लाभ का पद होता नहीं है, ठीक है, और अंत जब जीत जाएंगे तो आप एमएलए का पद छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप खड़ा हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लगता है कि ये पद हमको छोड़ना है, तो एमएलए का पद छोड़ देंगे और राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे, ठीक, वैसा। बट यहाँ पे शिक्षक वाले में क्या है, सरकारी शिक्षक हैं आप तो, ठीक है, जिसमें आपको पहले छोड़ना पड़ेगा पद, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद हारे जीते वो आपके जीवन का हिस्सा है, ठीक, वैसा। ये हो गया आपका। नीचे में लिखा हो राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होता है। यह बात है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है।
50 प्रस्तावक का मतलब कि ये लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं कि भाई ये भाई जो व्यक्ति है ये राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो सकता है, और ये कोई राह चलते व्यक्ति नहीं होगा, मंत्री स्तर का व्यक्ति हो तो ठीक रहता है बाप, ठीक। वैसा इससे होता ये था कि लोग जल्दी से आराम से खड़े हो जा रहा है, ठीक है, मतलब हर कोई खड़ा हो जा रहा है, ठीक। तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव चूंकि महंगी प्रक्रिया है, इसके लिए ऐसा किया गया कि भाई इतने लोग आपके पास हो तभी हम क्या कर सकते हैं, अंतर 100 लोग आपके पास होने चाहिए, पूरा 100 लोग हैं, 50 लोग आपको ये कहें सहमति दें, 50 लोग सिग्नेचर करें, इन सब मिला के पूरा क्या है 100 लोग हैं, और ये सब 100 लोग अलग अलग होंगे, 50 लोग अलग होंगे, 50 लोग अलग होंगे, ठीक। वैसा तो पूरा मिलाकर 100 लोग चाहिए, 100 लोग ऐसे कह देंगे कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो सकता है, तो आप खड़ा हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, मतलब अंतर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये हो गया आपका। अगला है आपका, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि रखनी होती है, ठीक है। मतलब आप चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, उसके बदले आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, ठीक है, ये बात है, और उसमें RBI के पास जमा होता है ये, ठीक। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 प्राप्त नहीं करता है, भाग मत प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। कुछ भी नंबर मान लीजिए कि 100 वोटिंग हुआ था, तो इसका 1/6 यदि आपको नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि आपका जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। लगभग 16 के आसपास हो जाएगा, 1696, ठीक है, हाँ लगभग 16 के आसपास, 17 लगा लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है तो। यदि इतना आपको वोट नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर ये छोड़ना पड़ेगा, और ये आपका जो 15,000 रुपये वाला जो मामला है ये छोड़ देना पड़ेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको वापस। क्या ही मतलब है, राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ रहा है 15,000 रुपये से, क्या ही। चलिए देखिए अगला आपका टर्म, राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या हो सकता है। तो वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य है, उसे राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सदन की सदस्यता क्या होगा, 1 मिनट सॉरी, यदि कोई व्यक्ति राज्य के स्तर पर विधानसभा किसी सदन का सदस्य है, ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य है, उसे राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास, वेतन, भत्ते, अधिकारी सब आपको मिलता है, ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि आप विधानसभा का सदस्य थे या फिर संसद का सदस्य थे, ठीक है, तो आप निर्वाचित हो गए राष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि लाभ का पद माना नहीं जाता है, तो आप खड़ा हो गए, निर्वाचित हो गए, ठीक है। तो अंत आपको राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है संसद सदस्य होते हुए, राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हुए, तो इसका मतलब कि छोड़ना ही चाहता होगा, तभी तो खड़ा हुआ, ठीक। छोड़ के आपको फिर वापस से राष्ट्रपति के पद पर आना पड़ेगा, एक साथ में 2 आपको पद पे नहीं रह सकते, ठीक है। अगला आपका अनुच्छेद 60, उसमें है राष्ट्रपति की शपथ। इससे सवाल बहुत बनता है, ध्यान रखिएगा ये वाला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको शपथ दिलाई जाता है इनको, ठीक है, लेकिन इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ये जो है शपथ दिला सकते हैं, ठीक। तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं, पर सामान्यतः आपको मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो नहीं होंगे तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है, तो उनका भी शपथ सिर्फ यही प्रक्रिया के द्वारा होगा, ठीक है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि एक ए नाम का राष्ट्रपति है, ठीक है, और ये किसी कारण से नहीं है पद पर, ठीक, तो कोई बी नाम का व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनेगा, इसको भी इसी प्रक्रिया के तहत शपथ लेना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला अनुच्छेद 61, उसमें क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात समझना है आपको, ठीक। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें क्या बात है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है बेसिकली वो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में समझिए यहाँ पे क्या होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष के लोगों के द्वारा फिर कभी कभी आरोप लगाया जाता है कि भाई हमारा बात नहीं सुने, राष्ट्रपति अपने मन से सब बात कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतो एक आरोप का एक माध्यम है, ठीक, और उस आरोप के माध्यम से इनको हटाने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अनुच्छेद के तहत ये होगा तथा इसके द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा इनके पद से हटाया जाता है। अनुच्छेद इसका बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 61 होता है महाभियोग की प्रक्रिया का, ठीक है। महाभियोग को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से 14 दिन पूर्व उनको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा किसको, राष्ट्रपति को, कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, 14 दिन पूर्व करना पड़ेगा ऐसा नोटिस, ठीक। यह नोटिस क्या होगा, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 50 सदस्य का। इसमें एक और प्रावधान है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा, हाँ लिखा हुआ ना, यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम 1/4 सदस्य का द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या है,
जिस सदन के माध्यम से आप लाना चाहते हैं, ठीक है, उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए, ठीक है। यदि आप लोकसभा से लाना चाहते हैं तो लोकसभा में कितना सदस्य है, 543 वर्तमान में है, ठीक है। 1/4 सदस्य यदि उस पर हस्ताक्षर किए हों तभी ये नोटिस आप दे सकते हैं उनको, ठीक। यदि नहीं किए हो तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि आप बिना मतलब का बकवास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लोग सहमति नहीं हटाने के संदर्भ में और आप बात कर रहे हैं कि सही से हटाना पड़ेगा, तो ये बेकार की बातें हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ क्या, जिस सदन द्वारा महाभियोग लाया गया हो उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर अगले सदन को भेज दिया जाता है, ठीक। इसको समझने के लिए देखिए बहुमत का मामला है, ठीक है। समझने के लिए एक तो पूरा अलग से वीडियो बनाएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, ठीक। पर समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जितने मेंबर होंगे, ठीक। यहाँ पे 549 क्यों लिख दिया गया भाई, 543 मानिए यहाँ पर, ठीक है। 543 का 2/3 निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा, ये बात इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन पता नहीं कैसे किया गया हो। यहाँ समझना ये है कि जिस सदन द्वारा महाभियोग लाया गया हो उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अगले सदन को भेज दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये कि किसी भी सदन में मान लीजिए कि आप ये राज्यसभा में है, लोकसभा में है, कहीं पे भी है, ठीक। राज्यसभा में और लोकसभा में, लोकसभा में सदस्य का जो नंबर है वो 543 है, तो 543 का क्या हो जाएगा, 2/3 मेंबर क्या हो जाएंगे इसमें, इनके ये पारित कर देंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हटाना चाहिए तो हट जाएंगे, ठीक। एक सदन से पारित माना जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा राज्यसभा में और सिर्फ यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया, तो यहाँ पे कितना है 245 लोग है, ठीक, 2/3, तो इसको ये होता है। ध्यान रखिएगा इसमें निर्वाचित करने में राष्ट्रपति के साथ कौन है, वो लोग शामिल नहीं होते हैं, ठीक। जो जैसे राज्यसभा के जो ये मनोनीत सदस्य वो निर्वाचित होने में शामिल नहीं होते हैं, पर हटाने में वो शामिल होते हैं, ठीक है, बिगाड़ने में आते हैं। अगला है आपका महाभियोग एक क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, मतलब न्यायालय के माध्यम से उस तरह से प्रक्रिया नहीं होता, अंत यहाँ पे अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये बात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। महाभियोग के लिए क्या संदर्भ है, तो महाभियोग के लिए हटाने के लिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 मेजोरिटी से हटा सकते हैं उनको, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, यस में वोटिंग हो जाएगा तो हटा देंगे, ठीक, नहीं तो फिर वो नहीं हटेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, ठीक। सीधे सीधे उपस्थित नहीं भी हो या फिर प्रतिनिधि भेज दे, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया, ये बात आपको यहाँ पे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पहले बताएं आपको थोड़ा देर पहले कि निर्वाचन में जो होते हैं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, पर इनको हटाने में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य व दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में प्रावधान केंद्र स्तर का है, और केंद्र स्तर में जो राज्यसभा है और प्लस लोकसभा है, इसके सभी सदस्य भाग लेंगे, ठीक है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। पर यहाँ पे मामला राज्य सरकार का खत्म हो जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का खत्म हो जाता है, जो लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं उनको नहीं दिया जाता है यहाँ पर, ठीक। वैसा अगला अनुच्छेद 62, इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव कराने का समय व आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि के बारे में चर्चा है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों में होगा, यदि खाली जगह है तो उसमें क्या करेंगे, उसके संदर्भ में बात मिलेगा कहाँ पर, अनुच्छेद 62 में। यदि राष्ट्रपति का पद उसके मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से खाली होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद खाली होने की तारीख से 6 महीने के भीतर करवाना चाहिए, ठीक है। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से क्या होगा, 5 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा। 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। कार्यकारी जो क्या होगा राष्ट्रपति बनेगा वो भी 6 महीने तक ही रहता है, ठीक। वैसा अगला पॉइंट है कि उपरोक्त की स्थिति में पद खाली होने पर, यहाँ पे जो बात है नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप 2024 में चुनाव हुआ, मान लेते थोड़ा देर के लिए, ठीक है, और चुनाव हुआ 2024 में राष्ट्रपति बने, और बनने के बाद इनको लगा कि 2026 में सामान्यतः क्या है 2029 तक चलेगा मामला, ठीक है, कि रहेंगे, तो 2026 में ये हट गए किसी भी कारणवश से। अब यहाँ पे चुनाव होगा, तो ये नहीं कि हाँ 2026 के बाद भी 3 साल बचा हुआ है तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा, ऐसा नहीं है। ये कब तक के लिए बनेंगे, ये बनेंगे फिर 31 के लिए, 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है।
2024 में चुनाव हुआ, 5 साल कब पूरा हो रहा था, 2029 में, ठीक। पर 2026 में ही क्या हुए, ये हट गए किसी भी कारण से, ठीक। पूरा कार्यकाल अपना नहीं कर पाया पूरा, तो ये 3 साल अभी तो बचा हुआ था। पर जो नया चुनाव होगा 3 साल के लिए नहीं, अगले 5 साल के लिए फिर से होगा, कि चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा सा महंगा होता है, तो कम समय के लिए चुनाव करवाना थोड़ा दिक्कत है, ठीक। वैसा अगला है, उपरोक्त स्थिति में पद खाली होने पर नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या इसका भी पद खाली हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां, वेतन, भत्ते और अधिकार प्राप्त होते हैं। इन सब बातों का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी भी कारण से पद खाली है, तबीयत खराब हो सकता है राष्ट्रपति जी का, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मतलब वो पद खाली नहीं रहना चाहिए, वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, ठीक। और उसको बोलते हैं कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब क्या है, कार्य का वहन करने वाला, ठीक है। जो किसी विशेष परिस्थिति में कार्य वहन के लिए बुलाया था उसको कार्यवाहक कह देते हैं। इस तरह से आप ले सकते हैं मीनिंग इसका, ठीक। तो पहले तो कौन आएगा, पहले आएंगे उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति के पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठेगा। और ऐसी संभावना तो होगा नहीं कि सब में से कोई ना हो, ठीक है। फिर समस्या यही है कि भाई हम लोग नहीं रहेंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगा, वैसा। अगला है आपका, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस राष्ट्रपति की पूरी शक्ति, वेतन, भत्ता ये सब आपको मिलता है, ठीक। ये बात, यहाँ तक हम पूरा बात यहाँ पे समझ लिए हैं। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रपति शक्ति वगैरह के बारे में, उसमें क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक को समझेंगे फुर्सत से, ठीक। देखिए क्या राष्ट्रपति शक्तियाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें निम्न शक्तियाँ, पहला कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और क्षमादान शक्ति। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, बाय।